हमारा स्व प्रेरण वैसा ही है जैसा आपने पीछे फैराडे के नियमों में देखा, अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना ही है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अगला कदम है। तो हमने तुम्हें इसमें कल बताया था कि जब हम किसी कुंडली में, अभी हम इसको पीछे क्या बोल रहे थे, परिनालिका, इस साइज को हम परिनालिका कह रहे थे, आज हम कुंडली कह रहे हैं, लेकिन अब स्व प्रेरण की घटना में इसको हम प्रेरक कुंडली कहेंगे। इसका नाम हो जाएगा प्रेरक कुंडली। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जब हम किसी कुंडली में एकाएक धारा प्रवाहित करें, एकाएक क्यों है, अभी हम देख रहे हैं कि इसमें धारा तो बह नहीं रही है, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, चटकनी चालू कर दें, तो इसमें अचानक धारा बहना चालू हो जाएगी। और जब इसमें धारा बहना चालू होगी, परिपथ में धारा कैसी बहेगी, 0 से 1 एम्पियर तक बढ़ना हो तो एक ले लो, आई, हमारी धारा कहां से कहां तक बढ़ेगी, 0 से आई या 0 से 1 एम्पियर तक। तो जैसे ही हम स्विच चालू करते ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें एकाएक धारा बहने लगती है। फलस्वरूप इससे गुजरने वाली रेखाओं की संख्या में भी एकाएक परिवर्तन होता है, अर्थात वृद्धि होती है। जब इसमें धारा का मान 0 से 1 की तरफ जा रहा है, धारा हमारी कहां से कहां जा रही है, 0 से 1 एम्पियर, तो कैसी जाएगी, सीधा 0 से 1 नहीं हो जाएगी, बल्कि 0 से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इसी प्रकार डेट 1 एम्पियर जाएगी। अर्थात धारा 0 से आई तक जाने में कुछ समय लेगी, और वो समय कितना भी छोटा हो सकता है, कितना भी कम क्यों ना ले, लेकिन समय लेगी। तो जब हमारी धारा 0 से आई हो रही है, अर्थात इस कुंडली में धारा बह रही है, तो ऑस्टेड के अनुसार ये क्या बनाएगी, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। तो जब हमने इसमें धारा प्रवाहित नहीं करी थी तो यहां कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, लेकिन स्विच ऑन करा तो इसमें धारा बहने लगी, अर्थात इसमें धारा के मान में वृद्धि होने लगी। तो जब धारा 0 से 0.1 एम्पियर हुई तो हम कहें कि इसने केवल इतना चुंबकीय क्षेत्र बनाया। अब धारा बढ़ के क्या हो गई, 0.2, 0.3, 0.4, तो इसी प्रकार से यहां पर क्या बढ़ता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। हमने कहा कि 0.5 तो और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया, 0.7 और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया। तो जैसे जैसे धारा के मान में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी वृद्धि हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि हो रही है, अर्थात इससे गुजरने वाली रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। गुजरने वाली रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, मतलब इससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और जब इससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो पीछे हमने पढ़ा है कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित धारा बनेगी। तो इसी कुंडली में हमने धारा प्रवाहित करी, इसी ने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाई, फ्लक्स बनाया, और वो फ्लक्स इसी में से गुजरा, और इसी से फ्लक्स इसी में गुजरा, और इसी में क्या हो गया, प्रेरित धारा पैदा हो गई। तो अभी जो प्रेरित धारा पैदा हुई, लेंज के अनुसार इस प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा के विपरीत होगी। क्यों? लेंज क्या कहते हैं कि जो प्रेरित धारा होती है वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं पैदा होती है। तो यहां कारण क्या है, धारा के मान में वृद्धि होना, ये कारण है। तो प्रेरित धारा की दिशा कैसी होनी चाहिए कि इस मुख्य धारा के मान में जो वृद्धि हो रही है उसका वो विरोध कर सके। तो फिर जो प्रेरित धारा बनी वो कैसी बहेगी, मुख्य धारा के विपरीत। भाई मुख्य धारा तो ये बढ़ेगी ना, और मुख्य धारा कैसी बहना, ए वाहिनी है, मुख्य धारा ए वाहिनी है इस तरफ, तो प्रेरित धारा इस तरफ। तो इस समय जो प्रेरित धारा है वो मुख्य धारा के प्रेरित धारा मुख्य धारा के कैसी होगी, विपरीत दिशा में। अर्थात इस समय जब धारा के मान में वृद्धि हो रही है तो प्रेरित धारा इस तरफ बहेगी। अब हम इस कुंडली में बहने वाली धारा के मान को रोकें, इस कुंडली में बहने वाली धारा के मान को रोकें तो हम क्या कर दें, स्विच ऑफ कर दें। तो जब स्विच ऑफ करोगे तो इसमें जो धारा कहां तक पहुंची थी, बढ़ते बढ़ते 1 एम्पियर तक, अब वो धारा क्या होगी, 1 एम्पियर से घटेगी। इसमें बहने वाली धारा के मान को हम रोकें, अर्थात धारा 1 से 0.9, 0.8, 0.4
0.5 डैश 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 0 एम्पियर। धारा के मान को रोका तो इस प्रकार से घटेगी। इस कुंडली में जो 0 से 1 तक पहुंच गई थी, अब स्विच ऑफ करा तो 1 से नीचे की तरफ गिरेगी। और जैसे जैसे इसमें बहने वाली धारा के मान में कमी होगी तो वैसे वैसे इसके द्वारा बनाई गई रेखाओं की संख्या में भी क्या होगी, कमी होगी। तो हमने कहा कि धारा 1 एम्पियर से 0.9 हो गई तो एक रेखा कम कर दी, 0.8 हो गई, दूसरी रेखा कम कर दी, 0.5 हो गई, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से रेखाएं क्या करते जाओ, कम करते जाओ। तो जब धारा के मान में कमी कर रहे हैं तो इससे गुजरने वाली रेखाओं की संख्या में कमी हो रही है। रेखाओं की संख्या में कमी हो रही है मतलब इससे गुजरने वाले फ्लक्स में फिर परिवर्तन हुआ। महत्वपूर्ण परिवर्तन होना है। फ्लक्स में वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, ये बात मायने नहीं रखती है। महत्वपूर्ण है फ्लक्स में परिवर्तन हो। तो इस समय जब धारा बढ़ रही थी तो इससे गुजरने वाली रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो रही थी, परिवर्तन हुआ। और जब धारा के मान को हमने रोका, स्विच ऑफ किया, तो इससे गुजरने वाली रेखाओं की संख्या में कमी हुई अर्थात परिवर्तन हुआ। तो जब धारा के मान को रोकते हैं तो इससे गुजरने वाली रेखाओं की संख्या में कमी अर्थात परिवर्तन होता है, फलस्वरूप इसमें पुनः प्रेरित धारा बनती है। और इस समय जो प्रेरित धारा होगी लेंज के अनुसार वो किस दिशा में होगी, मुख्य धारा की दिशा में। मुख्य धारा की दिशा में क्यों? लेंज कहते हैं कि प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वो पैदा हुई है। तो यहां प्रेरित धारा, इस कंडीशन में प्रेरित धारा पैदा होने का कारण है मुख्य धारा के मान को कम किया, ये कारण है। अब इस कम होने का विरोध हो सके तो प्रेरित धारा को कैसा बहना चाहिए मुख्य धारा की दिशा में। प्रेरित धारा कैसी बहे, मुख्य धारा की दिशा में। तो इस समय प्रेरित धारा इस दिशा में बहेगी अर्थात मुख्य धारा के साथ बहने लगेगी ताकि कम ना हो। जैसे हम कह रहे हैं कि मुख्य धारा हमारी 1 एम्पियर से 0.9 हो गई तो प्रेरित धारा 0.1 इसी तरफ आ गई, कितनी हो गई, 1 एम्पियर हो गई। मुख्य धारा क्या हो गई, 1 से गिर के 0.9। तो अब जो प्रेरित धारा बनी वो क्या हो गई, 0.1, कितना आ गया, 1 एम्पियर। अब मुख्य धारा 0.8 हो गई तो प्रेरित धारा कितनी हो जाएगी, 0.2। तो अब भी कितना है, 1 एम्पियर। तो इस प्रकार से उसका सहयोग करेगी। तो इस प्रकार से यहां पर हमने देखा, इन दोनों प्रयोगों में हमने देखा कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है और उसी कुंडली में प्रेरित धारा पैदा हो जाती है। इस घटना को हम स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। क्लियर है ना बात? ये घटना कौन सी कहलाई, स्वप्रेरण की। अब इस स्वप्रेरण की घटना को देखने के लिए एक प्रयोग भी है जो सरकारी किताब ने तो हटा दिया है लेकिन तुम्हारी परीक्षाओं में कई बार आया है। प्रयोग क्या है, तो इन्होंने कहा कि यहां पर हम मुलायम लोहे की एक छड़ ले लें। मुलायम लोहे की छड़ अर्थात हमने एक किरोड़ ले लिया और उसके ऊपर तांबे के तार की कुंडली लपेट दी, तांबे के तार को ही लपेट दिया। इस प्रकार से हमें काम क्या कर रहे हैं, स्वप्रेरण की घटना को देख रहे हैं, ध्यान दें। तो यहां पर हमने एल एक कुंडली ली। कुंडली कैसे बनाई, नरम लोहे की छड़ ली और इसके ऊपर तांबे के तार को लपेट दिया। ये जो हमारी कुंडली के सिरे होंगे इस तार के, इसके दोनों सिरों के बीच इसके साथ हमने एक बैटरी, कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक बैटरी जोड़ दी और एक धारा नियंत्रक रिहोस्टेट, इसकी सहायता से क्या करते हैं, इसमें बहने वाली धारा के मान को हम कन्वर्ट करते हैं। कैसा कन्वर्ट, जैसे रेगुलेटर को चटकाते हैं तो पंखे में जाने वाले करंट कंट्रोल होता है ना, कम अधिक, तो उसी प्रकार धारा नियंत्रक भौतिकी में जो प्रयोग किए जाते हैं उसमें धारा को नियंत्रित करने के लिए धारा नियंत्रक लगाते हैं RH। और यहां पर ये होगा हमारा स्विच ए। तो यहां पर कुंडली के साथ हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में सब डिवाइस एलिमेंट लगा दिए। यहां पर ये जो कुंडली है इसके दोनों सिरों के बीच समांतर क्रम में हम एक बल्ब भी लगाते हैं। बल्ब, ये बल्ब लगा दिया बी।
अब हम प्रयोग देखें तो हमें 100 प्रेरण की घटना का प्रायोगिक प्रदर्शन करना है। उसके लिए हमने परिपथ तैयार कर लिया। अब हम देखें तो इन्होंने कहा कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करेंगे, इसमें बहने वाली मुख्य धारा क्या होगी, इस प्रकार से बढ़ेगी, कुछ टाइम लेगी। स्विच ऑफ करेंगे तो धारा इस प्रकार से घटेगी। तो इन्होंने कहा कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब भी मंद प्रकाश से जलने लगता है, डिम। मंद प्रकाश से जलने का मतलब है ये बल्ब कैसा जलेगा, डिम। हम बोलते हैं ना घरों में हमारे लाइट डिम हो गई, तो बल्ब मंद प्रकाश से जलने लगेगा। और जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब तेज प्रकाश से जल के बुझ जाता है। और तुमने देखा होगा कि हमारे घरों में जो बल्ब होते हैं अधिकतम उसी समय फ्यूज होते हैं जब हम स्विच ऑफ करते हैं, बल्ब को बंद करते हैं। अब जो CFL चलने लगी इनमें तो ये समस्या नहीं दिखती, लेकिन जो पहले कांच के वो पीले बल्ब चलते थे उनमें ये समस्या घटना होती थी। इनमें भी हो रही है लेकिन दिखती नहीं है, लेकिन उनमें होती थी। जब हम स्विच ऑफ करते थे हमारे घर के अधिकांश बल्ब उसी समय फ्यूज होते थे, बंद करते समय। क्या कारण था? तो हमने कहा कि जब स्विच ऑन करें तो बल्ब मंद प्रकाश से जलेगा, और जब स्विच ऑफ कर दें तो ये बल्ब तेज प्रकाश से जलकर बुझ जाएगा। कब, किस समय? बंद करते समय। क्यों होता है? तो इन्होंने कहा कि ऐसा 100 प्रेरण के कारण होता है। तो दोनों को देखो, तो देखो जब हमने स्विच ऑन करा, स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन किया तो इसमें बहने वाली धारा के मान में क्या होगी, इस प्रकार से वृद्धि होगी। और इस प्रकार से वृद्धि होगी तो इसी के अनुपात में यहां कौन बनेगा, फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, फ्लक्स बनेगा। तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स में वृद्धि हुई, तो फ्लक्स में वृद्धि हुई तो इसमें क्या हो रहा है, जब एक मुख्य धारा बढ़ रही थी, स्विच ऑन करने पर मुख्य धारा बढ़ रही थी, और मुख्य धारा बढ़ रही थी तो इस समय प्रेरित धारा बनेगी, और प्रेरित धारा इस मुख्य धारा को क्या करेगी, बढ़ने नहीं देगी। जो प्रेरित धारा बनेगी वो प्रेरित धारा क्या करेगी, मुख्य धारा को बढ़ने नहीं देगी, मुख्य धारा के विपरीत बहेगी। तो फिर इस बल्ब में करंट क्या आएगा, बहुत कम आएगा। एक घटना शुरुआत में होती है। तो जब स्विच ऑन करते हैं तो इसमें जो मुख्य धारा होती है उसके विपरीत दिशा में क्या बन जाती है, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा इस मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करती है, और बढ़ने का विरोध करती है तो बल्ब में बहुत छोटा सा करंट आता है और डिम जलता है, मंद प्रकाश से जलने लगता है। कुछ समय पश्चात मुख्य धारा इस प्रेरित धारा से लड़ते लड़ते बढ़ती बढ़ते 1 एम्पियर पहुंच जाती है। ठीक, अब हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो इसमें जो धारा 1 एम्पियर तक पहुंच गई थी, अब स्विच ऑफ करा तो धारा क्या होगी, इसमें बहने वाली धारा के मान में कमी होगी। धारा के मान में कमी तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स में कमी, तो इसमें प्रेरित धारा बनेगी। और अब प्रेरित धारा कैसी बहेगी, मुख्य धारा की दिशा में, मुख्य धारा की दिशा में ही बहने लगेगी, अर्थात इस समय वो उसका सहयोग करेगी। तो प्रेरित धारा भी इसी तरफ, मुख्य धारा भी इसी तरफ, और ये दोनों करंट किस में पहुंचेंगे, बल्ब में। तो बल्ब क्या होगा, इस समय तेज प्रकाश से जलेगा। और हमने स्विच ऑफ तो कर ही दिया, तो कुछ समय बाद ये दोनों खत्म हो जाएंगी तो बल्ब बंद हो जाएगा। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इस समय प्रेरित धारा मुख्य धारा का विरोध करती है, जिसके कारण बल्ब मंद प्रकाश से जलता है। और जब स्विच ऑफ करते हैं तो इस समय प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में बहती है, फलस्वरूप बल्ब तेज प्रकाश से जल के बुझ जाता है। ऐसा 100 प्रेरण के कारण होता है। अब इन सब बातों को हम गणितीय रूप में लिखें तो इसकी हम फोटो डाल देंगे। ये जो चित्र है इसकी हम फोटो डाल देंगे, और ये पूरी घटना 5-6 लाइन का आंसर है, लेकिन परीक्षा में कई बार पूछा है। अब हम 100 प्रेरकत्व या 100 प्रेरण गुणांक इसकी चर्चा करते हैं। 100 प्रेरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो 100 प्रेरण गुणांक, तो अभी हमने देखा कि जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनी, और वो चुंबकीय क्षेत्र उसी कुंडली से गुजरता है। अर्थात इस कुंडली से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो काहे पर निर्भर कर रहा है, धारा पर। इस कुंडली से जो फ्लक्स कम गुजरेगा ज्यादा गुजरेगा, काहे पर निर्भर करी ये बात, इसमें बहने वाली धारा पर। जैसी धारा होगी वैसी फ्लक्स बनेगा।
तो कुंडली से बद्ध फ्लक्स या कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स इसमें बहने वाली धारा पर निर्भर करता है। तो यदि कुंडली में धारा आई प्रवाहित करने से इससे गुजरने वाला फ्लक्स फाई है, तब हमने कुंडली में आई धारा प्रवाहित करी तो कितना फ्लक्स बना? फाई। तो इस समय इन दोनों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, फाई अंकमानुपात आई, अंकमानुपात का चिन्ह हटाएं तो फाई इक्वल एल आई, यहां पर जो एल है फाई बराबर एल आई, ये संबंध आगे हमें बहुत काम देगा। तो फाई इक्वल एल आई, यहां पर हमें एक कांस्टेंट मिला एल, और इस कांस्टेंट को इन्हें कहा कि ये जो कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट की वैल्यू कुंडली के आकार, आकृति, माध्यम, यहां क्या माध्यम है, कुंडली के अंदर क्या माध्यम है, निर्वात है कि कोई क्रोड डला है उसके अंदर, उस पर निर्भर करता है। तो L एक नीतांक है और जिसका मान हमारी इस कुंडली के आकार पर, इसकी आकृति पर, इसमें फेरों की संख्या पर, कितने अधिक फेरे राउंड है, और माध्यम पर, इन बातों पर निर्भर करता है। और इस नीतांक को हम स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहेंगे, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहें। तो इसी सूत्र में यदि हम आई इक्वल 1 ले लें तो फाई इक्वल क्या मिलेगा? फाई इक्वल है, इस गणित को हम भाषा में बोलें तो इन्हें कहा कि कुंडली का स्वप्रेरकत्व कुंडली से बद्ध उस फ्लक्स के बराबर होता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व कुंडली से बद्ध उस फ्लक्स के बराबर होता है जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने से पैदा होता है। स्वप्रेरकत्व कुंडली से बद्ध उस फ्लक्स के बराबर होगा जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। इन्हें कहा कि जो स्वप्रेरकत्व है इसका मात्रक हेनरी है, क्योंकि इस घटना के लिए जो प्रयोग किए थे वो वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी ने किए थे। इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट है। जो स्वप्रेरकत्व है यह एक अदिश राशि है और इसका हमने कल विमीय सूत्र बताया था, ml2 t-2 a-2, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा भाई L बराबर फाई अपॉन आई आएगा, ऊपर वेबर फ्लक्स का मात्रक वेबर था, नीचे तो इसका रखो तुम विमीय सूत्र, नीचे धारा आएगी, इसका रखो विमीय सूत्र, बन जाएगा। तो यहां पर हेनरी के साथ साथ इसका एक और मात्रक यहां से निकल सकता है, L बराबर फाई अपॉन आई। तो फाई का क्या हो जाएगा? फाई का क्या हो जाएगा? वेबर, और आई नीचे पहुंचा तो एम्पियर, तो वेबर प्रति एम्पियर। इस बात को भी हम ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से परीक्षा में पूछ ले, हम पूरा ध्यान रखें, ठीक है ना। अब इसी परिभाषा को हम दूसरे तरीके से निकालते हैं। तो यदि कुंडली में बहने वाली धारा में हम परिवर्तन करते हैं तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। तो फेराडे के अनुसार क्या होगा? फेराडे ने बताया था कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। तो यदि इस कुंडली में बहने वाली धारा में हम परिवर्तन करें तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इस समय फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल, अतः फेराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल, सीधा लिख रहे हैं, फेराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या आ जाएगा? E इक्वल माइनस डी फाई अपॉन डी टी। और फाई इक्वल क्या है? तो E इक्वल माइनस डी अपॉन डी टी। ये डी टी ये समय है, कौन सा? जो इसमें लगता है, धारा के मान में वृद्धि होने में जो समय लगता है वो है। तो यहां फाई की वैल्यू रख दें, फाई बराबर L इंटू आई, तो E इक्वल माइनस L और डी आई अपॉन डी टी। एक संबंध ध्यान रख रहे हैं, दूसरा संबंध ध्यान रखना है, इसका भी आगे उपयोग होना है। तो यहां पर यदि डी आई अपॉन डी टी इक्वल हम क्या करते हैं 1, तो क्या आ जाएगा? E इक्वल माइनस है। इस गणित को कैसे पढ़ें? तो इन्होंने कहा कि कुंडली का स्वप्रेरकत्व कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है।
कुंडली का 100 प्रेरकत्व तो उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उत्पन्न होता है। कुंडली में बहने वाली जो धारा है उसकी वैल्यू में हम एकांक परिवर्तन करें, कुंडली में जो धारा बह रही थी इस धारा में हम एकांक परिवर्तन करें तो उस समय जो उसका 100 प्रेरकत्व होगा उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो कुंडली का 100 प्रेरकत्व तो उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई करने से धारा के मान में हम एकांक परिवर्तन करें तब पैदा होता है, तब बनता है। यहां पर हमने मात्रक तो बता दिया कि 100 प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है, तो 1 हेनरी कितना कहलाएगा, किसे कहेंगे? तो यहां पर इसी को देखें हम, एल बराबर क्या बनेगा, एल इक्वल फाई अपॉन आई, इस सूत्र से। तो हमने कहा कि जो 100 प्रेरकत्व इसका मात्रक क्या है, 1 हेनरी। फाई फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, क्या, वेबर। तो कितना लें, 1 वेबर और 1 एम्पियर। बोले पढ़ें इसको। यदि हम किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें और उससे बद्ध फ्लक्स 1 वेबर हो, कितना फ्लक्स बन जाए, 1 वेबर, तो उस कुंडली का 100 प्रेरकत्व तो 1 हेनरी बोलेंगे। ठीक है ना। यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से उससे बद्ध फ्लक्स 1 वेबर हो तो उस कुंडली का जो 100 प्रेरकत्व होगा उसे हम 1 हेनरी, और हेनरी को कैसे बताएंगे, कई किताबें इसको कैपिटल एस से भी बताती हैं, हेनरी का सिंबल एच है। अब इसके आगे हम बात करें तो हमने 100 प्रेरकत्व को समझ लिया। अब इस 100 प्रेरकत्व के बाद हम निकालेंगे कि यदि हमारे पास एक परिनालिका है, स्प्रिंग, तो उसके लिए 100 प्रेरकत्व कितना होगा, उसका सूत्र निकालें। तो ध्यान दो, हम अब परिनालिका के लिए 100 प्रेरकत्व को निकाल रहे हैं। परिनालिका, इनको परिनालिका के लिए 100 प्रेरकत्व निकाल रहे हैं। क्या होगा, ध्यान दें, परिनालिका यही जो हमने तुम्हें स्प्रिंग बताई थी, ठीक है ना। एक मिनट, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये जो हम स्प्रिंग जैसा शेप लिए है कौन है, फिजिक्स में इसको हम परिनालिका कहेंगे, ठीक है ना। तो कह रहे हैं इस परिनालिका के लिए 100 प्रेरकत्व तो कितना होगा, इसका सूत्र निकालो। परीक्षा में कई बार आया है, पेपर देखा करें वार्षिक परीक्षा के। वार्षिक परीक्षा के पेपर देखने से ये फायदा होता है कि हमें किस टॉपिक, किस क्वेश्चन पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो यहां पर हमारे पास ये परिनालिका है और इसका 100 प्रेरकत्व तो कितना होगा, ठीक है। तो हमने माना कि हमारे पास एल लंबाई की एक परिनालिका है, एल लंबाई की एक परिनालिका है, इसकी लंबाई है एल और इसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन है। परिनालिका, इसकी लंबाई एल है और इसकी एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं, एन फेरे। तो टोटल कितने फेरे हो जाएंगे, कितने, एन एल। एकांक लंबाई में स्मॉल एन फेरे हैं तो एल लंबाई में एन एल, तो कुल फेरे हो जाएंगे कैपिटल एन बराबर एन एल, ठीक है। इस परिनालिका के सिरों के बीच हमने एक बैटरी और कुंजी ये जोड़ दिए और जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो इसमें धारा आई बहने लगेगी। तो हमारी जो परिनालिका है इसकी विशेषताएं लिख लें। तो हमने कहा कि हमारे पास एल लंबाई की एक परिनालिका है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन है, और जब इसमें हम धारा आई प्रवाहित करेंगे, इसमें हमने धारा स्विच ऑन करा तो इसमें क्या बहने लगी, धारा बहने लगी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत छोटा है। धारा बहने लगी और जब परिनालिका में धारा बहती है तो 1-1.5 महीने पहले इस परिनालिका के अक्ष पर या परिनालिका के अंदर केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा था,
जब हमने परिनालिका में धारा I प्रवाहित करी तो परिनालिका के अंदर या परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे? V इक्वल क्या लिख दें? μ0 Ni। ये फेमस सूत्र है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र इतना मिला था हमें। तो परिनालिका के अंदर इसकी अक्ष पर या इसके केंद्र पर इतना चुंबकीय क्षेत्र बना था। अब जब परिनालिका से इतना चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, इतना चुंबकीय क्षेत्र बना लिया इसने, ये चुंबकीय क्षेत्र से जा रहा है, तो परिनालिका से बद्ध फ्लक्स, अतः परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना लिख दें? फाई बराबर वी ए, जहां ए क्या है? इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर। क्यों? परिनालिका की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर ले लें। तो एल लंबाई की परिनालिका है, त्रिज्या इसकी आर है, फेरों की संख्या एन है और धारा आई बह रही है। तो जैसी धारा बहाई तो इसके अंदर केंद्र पर इतना चुंबकीय क्षेत्र बना और ये चुंबकीय क्षेत्र इससे गुजरा तो ये फ्लक्स कहलाने लगा, तो इससे बद्ध फ्लक्स इतना। अभी इसमें एक चीज की कमी है सूत्र में, क्या है? एन, क्योंकि इसमें फेरे भी तो हैं, हमें सभी फेरों से फ्लक्स चाहिए है। तो फाई बराबर एन भी है, इसको समीकरण 1 कह दें और 1 से रख दें। तो समीकरण 1 से फाई बराबर एन बी कितना मिला? μ0 Ni, μ0 Ni और ए मिला। यहां पर तुम कैपिटल एन बराबर क्या लिख सकते हो? NL, कुल फेरे। तो फाई इक्वल NL इंटू μ0 Nia, क्या हो गया? फाई बराबर μ0 N स्क्वायर, N स्क्वायर LIA। तो परिनालिका से गुजरने वाला या परिनालिका से बद्ध फ्लक्स इतना है। अब हमें फ्लक्स मिल गया, कैसे इतना फ्लक्स गुजर रहा है। अतः स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से उसका सूत्र लगा दो। तो स्वप्रेरकत्व की परिभाषा क्या था? सूत्र अभी फाई इक्वल एल इक्वल फाई अपॉन आई, इसमें तुम फाई का मान रख दो। तो एल इक्वल फाई कितना मिला? μ0 N स्क्वायर LIA अपॉन आई कैंसल, तो एल इक्वल μ0 N स्क्वायर LA। ये परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र निकला, μ0 N स्क्वायर LA। यहां तक हेनरी इतना निकला। हम यहां पर स्मॉल एन भी हटा सकते हैं इससे। स्मॉल एन बराबर क्या लिख लें? कैपिटल एन बटे एल, तो इस रूप में भी बन सकता है। तो जब हम किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करने से फ्लक्स बना और जैसे ही फ्लक्स मिल गया तो उसके लिए हमने स्वप्रेरकत्व निकाल लिया। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व है किन बातों पर निर्भर कर रहा है। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व μ0 पर, N पर, L पर, A पर। तो देखें एक एक को। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निम्न बातों पर निर्भर करता है। μ0 पर, μ0 क्या है? आपेक्षिक चुंबकशीलता, और ये कैसे बदल सकती है? इसके अंदर हम नर्म लोहे का कैरोड डालें। अभी μ0 लिखा है, मतलब इसके अंदर कौन है? निर्वात। और इसके अंदर हम कोई माध्यम डाल दें, माध्यम डाल देंगे, नर्म लोहे की छड़ डाल देंगे, तो इससे गुजरने वाली रेखाएं क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, तो स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा। तो अपेक्षिक चुंबकशीलता पर निर्भर किया। दूसरा N स्क्वायर पर, अर्थात परिनालिका में जितने अधिक राउंड ले लें, जितने अधिक फेरे, स्वप्रेरकत्व उतना अधिक हो जाएगा। L पर हमारी परिनालिका जितनी लंबी लें उसका स्वप्रेरकत्व उतना होगा। A पर परिनालिका जितनी बड़ी लें, चौड़ी,
बड़े फेरे वाली ले, ए का मान क्या है, क्षेत्रफल। तो जितना बड़े फेरे की परिनालिका ले, परिनालिका जितनी बड़ी ले, 100 प्रेरक तो उतना अधिक होगा। तो इस चीज को हम ध्यान दें, इसकी हम फोटो डाल रहे हैं, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। धन्यवाद।